सावरकर को अचानक स्वातंत्र वीर बनाकर, अचानक सावरकर को आप ले आते हैं और स्वातंत्र वीर बनाकर रख देते हैं और कहते हैं माफिया मांगी तो क्या हुआ। बहस हो रही थी सावरकर, नेहरू और गांधी पर। सावरकर के माफीनामे की बात आई और उसके बाद कहा गया कि नेहरू ने भी माफी मांगी थी। अब ये इलाका मेरा है, मध्यकालीन पर मैंने कोई काम नहीं किया है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो मैंने ये कहा कि बताइए कहां माफी मांगी थी। अगर माफी मांगी थी तो किसी आर्काइव में होना चाहिए, उस जमाने की किसी किताब में होना चाहिए, कहीं तो वो माफी होनी चाहिए कि जो नेहरू ने नाभा में मांगी थी। तो मेरे बगल में एक एंकर बैठी हुई थी, बहुत नामचीन एंकर हैं वो। उन्होंने कहा मेरे पास रिसर्च है, और मेरा सर घूम गया कि रिसर्च के नाम पर उन्होंने मोबाइल खोला और उसमें वो एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रही थी। यानी फेसबुक पर किसी XYZ ने कुछ लिख दिया तो वो रिसर्च हो गया। और आप सोचिए कि एक नामचीन टीवी चैनल की एक नामचीन एंकर, 4 इतिहासकारों के बीच में, मैं खुद को माइनस कर देता हूं, मैं खुद को इतिहास लेखक कहता हूं, लेकिन बाकी 3 तो इतिहासकार थे। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, 2 यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट और राइटर थे। इन लोगों के बीच में आप हिमाकत देखिए कि मोबाइल पर फेसबुक का एक स्टेटस पढ़कर यह बताया जा रहा था कि यह रिसर्च है और यह इतिहास है। तो जो पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि मीडिया में इतिहास को राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया गया है और राजनीति के हिसाब से मीडिया लगातार इतिहास के नरेशंस को लोगों तक पहुंचा रही है। ये नंबर 1 है। लेकिन ये सिर्फ मीडिया में तो नहीं हुआ है, ये तो संसद के अंदर भी हुआ है। मनोज भाई हैं यहां पर, ये तो संसद के अंदर भी हुआ है। हमारे मंत्री, हमारे सांसद और ऐसे मंत्री जो सिर्फ भारत नहीं दुनिया की नीतियों को भी प्रभावित करने का दावा करते हैं, नहीं करते हैं, वो क्या मैं कहूं यहां पे, वो आप लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। वो संसद में आकर कश्मीर के इतिहास को लेकर, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेकर, गांधी को लेकर, नेहरू को लेकर ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो अगर बीए प्रीवियस की क्लास में किसी स्टूडेंट ने कहा होता और कोई ढंग का टीचर सामने होता तो वो डांट के उसको चुप करा देता। लेकिन संसद में तो डांट के चुप कराने वाला कोई है नहीं। और मीडिया की स्थिति यह है कि वहां डांट के चुप कराने की भूमिका जिनको दी गई है, जिन एंकर्स को दी गई है, मैं बार बार एंकर कहता हूं, पत्रकार नहीं कहता हूं, मुझे लगता है कि अपनी भाषा के साथ भी हमको काम करना चाहिए। टीवी चैनलों पर बैठकर माइक बंद और माइक ऑन कराने वाले या कहीं से आए हुए अनुदेश आदेश को पढ़ देने वाले लोगों को हमको पत्रकार कहना बंद करना चाहिए। अगर उनको हम पत्रकार कहेंगे तो उनको क्या कहेंगे जो गांव कूचे में भटक रहे हैं, खबरें ला रहे हैं और उसके बाद कई बार सही खबरें लाने के लिए जेल जा रहे हैं। पत्रकार तो वो हैं, पत्रकार हमारे लिए वो हैं जो ये खबर ले आते हैं कि यूपी में जो बच्चों को खाना खिलाया जाता है, मिड डे मील खिलाया जाता है, उसमें दूध में पानी किस तरह से मिलाया जा रहा था, रोटी नमक कैसे दी जा रही थी और इसकी सजा झेलते हैं। तो मुझे लगता है पत्रकार वो हैं, या टीवी चैनलों में ही जो दिन भर घूमते हैं, खबरें इकट्ठा करते हैं लेकिन उनकी खबरें नहीं चलती हैं, वो पत्रकार हैं। पत्रकार वो नहीं है जो वहां पर बैठकर माइक बंद करने और माइक ऑन करने की बात करते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल क्लास और मीडिया का एक मिला जुला खेल है, उसने हिस्ट्री को आप ये कह सकते हैं कि एक खास नजरिए से, या मैं कह लूं, इसको क्यों नहीं कहा जाना चाहिए, कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के नजरिए से पेश करने की एक जिम्मेदारी उठाई है। और सूचनाओं का बम्बार्डमेंट इस तरह से लगातार आपके सामने आता है कि आप चीजों को सही मानना स्वीकार कर लेते हैं। मेरा सवाल एक दूसरा है कि आखिर चीजों को सही लोग मान क्यों लेते हैं? ऐसे लोग जिनको पढ़ा लिखा माना जाता है, रिटायर्ड लोग जिन्होंने जिंदगी भर नौकरी की है, कई सारे प्रोफेसर्स और भी लोग जो अनपढ़ नहीं हैं, वो इन सूचनाओं को सही मान कैसे लेते हैं? ये एक सवाल ऐसा है जो मुझे लगातार परेशान करता है। कि शुरुआत मैं कश्मीर से करूं तो कश्मीर से जो खबरें आती हैं, जब कश्मीर पर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, आज के 10-12 साल 15 साल पहले मैंने कश्मीर लगातार जाना शुरू किया और कश्मीर पर रिसर्च करना शुरू किया, तो मैं यहाँ के अखबारों में, और ख़ास तौर पर जिसको वर्नाकुलर अखबार कहते हैं या आप चाहें तो रीजनल अखबार कहना चाहें, मैं भाषाई अखबार कहना चाहूँगा या गैर अंग्रेजी अखबार कहना चाहूँगा, उन अखबारों में जब आप कश्मीर की खबरें देखते हैं तो ऐसा लगता है कश्मीर एक ऐसा मरहला है, एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ या तो बम फूटते हैं, या लोग सड़कों पर जुलूस निकालते हैं, या फिर कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई हिंसा या कोई ना कोई इस तरह की चीज चलती रहती है। लेकिन अगर आप कश्मीर लगातार जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वहां फुटबॉल मैच भी होते हैं, वहां कंपटीशंस भी होते हैं, वहां शानदार स्कूल हैं, वहां बाकी वो सब कुछ होता है जो किसी भी नॉर्मल शहर में होना चाहिए।
लेकिन मीडिया एक इमेज, एक इलाके की इमेज ऐसी बनाता चला जाता है कि वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी में दर्ज होती चली जाती है चीज, और मेमोरी अपने आप में इतिहास बनाती है। इस पर अब कंटेंशन बहुत नहीं रह गया है, किस तरह की मेमोरी को इतिहास माना जाए, किस तरह की मेमोरी को इतिहास ना माना जाए, या मेमोरी को इतिहास मानते समय, इतिहास की तरह ट्रीट करते समय किस तरह से रिफाइन किया जाए, वो एक अलग सवाल है। लेकिन ये जो मेमोरी हमारे दिमाग में बनती जाती है किसी भी जगह की, मैंने कश्मीर का सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया, किसी भी जगह की जो मेमोरी बनती जाती है वो धीरे 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 करती क्या है कि उसकी एक इमेज आपके सामने बना देती है, और आप जब भी उस जगह को देखते हो या उस वाकये को देखते हो तो उसी इमेज के सहारे आप देखते हैं। अब अगर कश्मीर की थोड़ी सी और बात कर लूं, कश्मीर के इतिहास की जब बात शुरू की जाती है तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी मैंने अखबार में कभी बटशाह के बारे में, ज़ैनुल आबदीन के बारे में पढ़ा है। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि ज़ैनुल आबदीन वो सारा कुछ अकबर से पहले कर रहे थे जिसके लिए अकबर द ग्रेट अकबर को कहा गया बाद में। अकबर एक बड़े इलाके में थे, अकबर ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था बाकायदा, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ज़ैनुल आबदीन एक अलग इलाके में थे, छोटे इलाके में थे, उनकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, इसलिए शायद उसका असर पूरे देश के ऊपर नहीं पड़ा, और अकबर ने जो किया उसका असर देश के ऊपर पड़ा। और मैं ये अंडरलाइन करता चलूं कि अब तो अकबर द ग्रेट पर भी 1000 सवाल है। तो ज़ैनुल आबदीन के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करते हैं। कहीं कश्मीर के हवाले से बात होगी तो ज़ैनुल आबदीन का नाम ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो थे जो संस्कृत टेक्स्ट को पर्शियन में, पर्शियन टेक्स्ट को संस्कृत में ट्रांसलेट कर रहे थे। वो थे जिन्होंने अपने बाप के जमाने में, जिनको जबरदस्ती कन्वर्ट होना पड़ा था सिकंदर बुतशिकन के जमाने में, उनसे वो कह रहे थे कि तुम अपने पुराने धर्म में यानी हिंदू धर्म में लौट जाओ, कहीं कोई समस्या नहीं है। वो थे जो ब्राह्मणों से कह रहे थे, कश्मीरी ब्राह्मणों से कह रहे थे, कश्मीरी पंडित तो बहुत बात का नाम है, कश्मीरी ब्राह्मणों से वो कह रहे थे कि अगर आप पर्शियन पढ़ लो तो आपके लिए दरबार खुला हुआ है, आप यहां आओ। और उसके बाद जब पर्शियन पढ़ के कश्मीरी पंडित आते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण आते हैं, तो वो ज़ैनुल आबदीन के दरबार में शानदार जगहें पाते हैं। वो थे जो अत्याचार करने वाले, इस तरह की कट्टरता करने वाले अपने धर्म के कई सारे लोगों को सजा दे रहे थे। अब आप सोचिए, ये एग्जाम्पल अगर लोगों के सामने आता तो कश्मीर के ट्रेडिशन का एक अलग इंप्रेशन पड़ता, कश्मीर के ट्रेडिशन के बारे में एक अलग तरह की जानकारी आपके सामने आती। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं आती है, और हालात यहां तक पहुंचते हैं कि अकबर के बारे में बात करने के लिए टीवी चैनल्स पर या अकबर के बारे में लिखने के लिए अखबारों में उन लोगों को जगह मिलती है जिनको मध्यकालीन इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। और उसके बाद जो बहसें आप देखते हैं, उन बहसों में देखते हैं कि ऐसे लोग बैठे हैं जिनको शायद उतना भी नहीं पता है जो बीए के एक मध्यकालीन इतिहास के स्टूडेंट को पता होता है। मैं चलता हूं बंगाल में, जहां गांधी जी गए हुए थे। जानते हैं आप लोग, वहां हिंसा जबरदस्त हो रही थी और गांधी जी गए हुए थे। और अगर उस पूरे को आप देखेंगे, वहां जो हिंसा हो रही थी वो हिंसा मुसलमान बहुल इलाका था वो, और हिंदुओं के ऊपर हो रही थी। गांधी की एक पूरी इमेज बनाई गई कि गांधी हमेशा मुस्लिम परस्त रहे, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, जहां मुसलमान परेशान हुए वहां पहुंच गए, जहां हिंदू परेशान हुए वहां नहीं पहुंचे। ये इमेज गांधी की बनाई गई, और ये इमेज दुर्भाग्य से लगभग हमारे देश में स्थापित हो चुकी है। मैं नोआखली की बात कर रहा था, और नोआखली एक ऐसी जगह है, या नोआखली के इंसिडेंसेस ऐसे हैं जो हिस्ट्री में बिल्कुल दर्ज हैं। सब कुछ बहुत क्लियरली आपको वहां पर मिल जाएगा। नोआखली में जो अत्याचार करने वाले थे वो मुस्लिम थे, अगर केवल धर्म की बात करें, क्योंकि वो लड़ाई सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं थी। थरूर साहब जो मोपला के बारे में कह रहे थे वही नोआखली के बारे में भी सच है। लेकिन और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ था, जिनको बंगाल छोड़ना पड़ा था, वो हिंदू थे। ये एक तथ्य है, इस तथ्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन नोआखली के बारे में गांधी से यह कहा जाता है कि वो मुसलमानों को बचाने गए थे, और सावरकर से यह सवाल नहीं पूछा जाता है कि जब हिंदुओं के साथ ये सारा कुछ हो रहा था तो वो नोआखली में क्यों नहीं थे। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि वहां से निकलकर वो सीधे कहां आते हैं? वहां से निकलकर वो सीधे दिल्ली में आते हैं गांधी, जहां जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था या जिनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करने की कोशिशें हो रही थी वो मुसलमान थे, और जो ये कोशिशें कर रहे थे वो हिंदू थे। अगर कोई गांधी को समझता होगा और कोई गांधी को समझना चाहेगा तो 2 लाइन में इस बात को समझ सकता है कि गांधी कहा करते थे कि एक मल्टी रिलीजियस कंट्री में जहां अलग अलग मजहब निवास करते हैं, वहां शांति का एक ही तरीका है कि जब भी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार करे तो तुम अल्पसंख्यक के साथ जाकर खड़े हो जाओ, माइनॉरिटी के साथ खड़े हो जाओ अगर मेजॉरिटी माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये गांधी की थ्योरी थी, और यही वो थ्योरी थी जो उनको नोआखली ले जाती है जहां मेजॉरिटी मुसलमान थे, और वही वो थ्योरी थी जो उनको दिल्ली ले आती है जहां पर माइनॉरिटी मुसलमान थे। और आप देखिए कि वो इसके बाद
पाकिस्तान जाने को तैयार थे, तब तक पाकिस्तान बन गया था कि पाकिस्तान में जाऊंगा और वहां लोगों से बात करूंगा, वहां की माइनॉरिटी पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ मैं काम करूंगा। जब आप इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस तरह से आप देखते हैं, तब गांधी आपको अलग दिखाई देते हैं। लेकिन गांधी का एक डायलॉग आप वहां से उठा के दे देते हैं कि हिंदुओं को, सारे हिंदुओं को अपनी जान दे देनी चाहिए, जो दंगा कर रहे हैं उनके सामने सीना खोल के खड़ा हो जाना चाहिए। और ऐसा आपको दिखाई देता है जैसे वो हिंदुओं को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। गांधी क्या कह रहे थे कि अपनी जमीन किसी हाल में नहीं छोड़नी चाहिए, और इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो आपको अपनी जान देनी चाहिए। मुझे लगता है गांधी जिंदा होते तो 90s में कश्मीरियों के लिए भी यही बात कह रहे होते। कश्मीरियों को भी यही कहते, कश्मीरी पंडितों को, कि तुम्हारी जमीन है, ये जमीन छोड़कर मत जाओ, यहां पर टिक जाओ, यहां से तुमको कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन सिर्फ मैंने गांधी के बहाने से यह बात करने की कोशिश की कि कैसे पूरी एक राजनीति की इमेज आप खराब करते हैं वहां से सेलेक्टिव कोटिंग करके, और कैसे आप राजनीति को अपने हिसाब से डिफाइन करते हैं। सावरकर को अचानक स्वातंत्र वीर बनाकर, अचानक सावरकर को आप ले आते हैं और स्वातंत्र वीर बनाकर रख देते हैं और कहते हैं माफिया मांगी तो क्या हुआ, ये तो किया। और इन सब की वजह सिर्फ इतनी होती है कि हिंदुत्व की जो उन्होंने थ्योरी दी, और वो बेहद मजेदार है, टाइम कम है इसलिए एक लाइन में बताऊंगा कि इसके पहले जो उन्होंने 1857 पे किताब लिखी थी, वो किताब पब्लिश होते ही बैन कर दी गई और आजादी के बाद उस किताब से बैन हटा। लेकिन हिंदुत्व उन्होंने जेल में रहते हुए लिखी, जो सीधे सीधे हिटलर के नस्लवाद की कॉपी है। उस किताब पर कभी बैन नहीं हुआ, वो किताब लगातार चलती रही। और मैं आपको आखिरी बात बता दूं कि 1942 में जब सारा देश भारत छोड़ो आंदोलन में लगा हुआ था और सावरकर और जिन्ना अंग्रेजों के साथ थे, उस समय हिंदुत्व का रीप्रिंट हुआ और वो रीप्रिंट बाकायदा देश के अंदर बांटा गया। तो आप समझ सकते हैं वो पूरा का पूरा खेल क्या था। मैं बात खत्म करूंगा, दरअसल इतने कम में बोलना इस विषय पर पता नहीं मैं कितना न्याय कर पाया, लेकिन दो बातें मैं सिर्फ कहूंगा और उस बात से बात खत्म करूंगा। पहली बात तो ये कि इतिहास कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है जिसको आम लोग ना पढ़ सके। तो सिर्फ कोई बात इसलिए आपको अच्छी लगती है, इसलिए कि आपको अच्छी लगती है, उसको एक्सेप्ट ना करें। चाहे वो आजादी की लड़ाई का मामला हो, चाहे ईरान अमेरिका वार का मामला हो, आपको अच्छी लगती है ये बात, इसलिए फर्जी होने के बावजूद आप उसको स्वीकार करेंगे। और ये जो एक प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति लगातार इतिहास को नष्ट करती जाएगी। और दूसरी बात यह कि इतिहास कहां से पढ़ें और कहां से ना पढ़ें, किसको सही माने किसको सही ना माने, इसकी बाकायदा थीरीज हैं। मुझे लगता है कि यह हिस्टोरियन से बाहर भी जानी चाहिए, आम पाठकों तक भी जानी चाहिए कि हिस्ट्री किसको सही माने या ना माने।